बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 के साथ डायनामिक 2 में रोलिंग फ्रिक्शन के हिसाब से रोलिंग फ्रिक्शन टॉपिक के हवाले से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, अब हम पिछले ही लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा फ्रिक्शन पैदा क्यों होती है, ये पढ़ा, और फ्रिक्शन पैदा हो तो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पढ़ा। और हमने इससे बढ़कर ये बात पढ़ी कि फ्रिक्शन को के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। और मोर ओवर हमने ये भी चीज़ पढ़ी कि फ्रिक्शन को ख़त्म कैसे किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो उसको रिड्यूस कैसे करते हैं। ख़त्म तो शायद ना हो सके, रिड्यूस कैसे करते हैं। आज का टॉपिक भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन के हवाले से, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? कभी आप लोगों ने गौर किया कि एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करो ये एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है और ये किसी सरफेस पर आप ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से आप इस पर फोर्स लगाकर इसको यहां से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है? यू नीड लोड्स ऑफ फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए इन ऑर्डर टू मूव इट, इसको मूव कर लेंगे। घरों की पेटियां वगैरह होती है ना, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि इतना आसान नहीं होता उनको मूव करना, बहुत मुश्किल से वो मूव होती है। सो अगर मैं इसके नीचे बॉल बेयरिंग्स लगा दूं, ये नहीं जी, मैंने इसके नीचे जो है ये बॉल बेयरिंग्स लगा दिए, अब मैं इसको रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे लिए ये बहुत ही एक सिंपल सी जॉब रह गई है। मैं शायद अकेले ही इसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाऊं। आपने देखा फ्रिक्शन तो अभी भी लग रही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू कम हो गई है कि आप इजीली एक ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया में आज तक ये बात पता नहीं चली कि पहिया किसने इजाद किया, लेकिन जो पहिया, ये जिसको टायर, जिसको रोलर कहते हैं, इसकी जो इन्वेंशन थी ये दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेंशन थी। इसने पूरी दुनिया को करीब कर दिया। आप देखें, गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवलिंग करनी हुई है, सो यू डोंट नीड टू टेक लॉट्स ऑफ टेंशन। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव कार, यू हैव द रिसोर्सेज which can take you to the other places, so you can go in those places. So इसका मतलब हुआ कि रोलिंग जो है ये बहुत ही आसान कर दिया है इसने फ्रिक्शन को। तो हम पहले तो ये डिस्कस करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। अ फ्रिक्शन in which a body is rolled over the surface is known as रोलिंग फ्रिक्शन। इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, यानी एक ऐसी फ्रिक्शन जिसमें बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर रोल कराया जाए, और ये बहुत ही कम इसकी वैल्यू होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बातों को समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग तो वो होती है कि जो जिसमें स्लाइड करके, मतलब अगर आपके इस बॉडी के नीचे पहिए ना लगाए जाए तो ये बॉडी जो है ड्रैग करके लेके जाई जाए, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज आवर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है? स्टूडेंट्स, आमतौर पे एक ऑब्जेक्ट जब स्लाइड होता है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये जब स्लाइड होता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो इसकी एक एक पार्ट जो है ना वो फ्रिक्शन खा रहा होता है, एक एक पार्ट। यानी यहां से यहां तक 3 डायमेंशंस में, यानी अगर मैं इसको 3 डायमेंशंस में ड्रॉ कर लूं, ये मैं 3 डायमेंशंस में ड्रॉ करता हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका एक एक पार्ट, यानी ये देखें, ये पूरा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारा आपका जो है ना जमीन के साथ रगड़ खा के जा रहा होगा। तो अब जब इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो नतीजा क्या होगा? हमारे पास अच्छी खासी जो है ये इसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए।
और इसको रगड़ने से दो चार काम और भी होते हैं कि वियर एंड टियर हो सकती है बॉडी, यानी घिस सकती है। दूसरा, इससे हीट प्रोड्यूस हो सकती है, और भी बहुत सारे मिसाइल हो सकते हैं। जो एनर्जी आप लगाना चाह रहे हैं वो ज़ाया हो रही है सारी, ये सारी एनर्जी ज़ाया होती है इस पे, इसको चलाने के लिए। आप इस ऑब्जेक्ट को चला के यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, दैट इज रियली अ मैराथन जॉब टू ड्रैग इट। इसके बरक्स अगर मैं इसके नीचे क्या लगा लूँ, बॉल बेयरिंग्स लगा लूँ, फर्ज करें बॉल बेयरिंग्स लगा देता हूँ, जैसे फर्ज करो यही है, आप इसके नीचे बस ये बॉल बेयरिंग्स लगा रहे हैं, ये देखिए। अब आप इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखें बॉडी का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो इन बॉल बेयरिंग्स के ऊपर है। आपको सिर्फ इस फ्रिक्शन का, इस छोटी सी फ्रिक्शन इनका सामना करना पड़ रहा है और आपके इजीली मूव करा रहे हैं। अब आपके बहुत सारा सरफेस एरिया इसके साथ कॉन्टेक्टेड नहीं है जमीन के साथ, तो नतीजा थोड़ी थोड़े ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्टेड है और उनमें इतनी ज्यादा फ्रिक्शन आपकी पैदा नहीं हो सकती। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये इजीली ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह, ड्रैग नहीं सॉरी रोल करके एक जगह से दूसरी जगह पर लगाई जा सकती है। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, आपकी एनर्जी हीट में शिफ्ट नहीं होगी, आपकी एनर्जी घिसेगी नहीं, घिसने में और वियर टियर में नहीं यूज होगी। सो आप इजीली इस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर ये आपके लॉक हो जाए, लॉक यानी आप इसको मूव करना चाह रहे हैं लेकिन समझ लें इसमें ब्रेक लगी हुई है, दे आर नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहे, फिर भी आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इसका मतलब वो रोलिंग फ्रिक्शन में एक और प्रॉब्लम भी हो सकता है कि इफ दे आर लॉक्ड देन यू नीड लोड द फोर्स टू ड्रैग इट, फिर आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी में अगर आपने ब्रेक लगाई है और किसी को आप कहें कि उसको धिक्का लगाए, वो इजीली उसको ड्रैग नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट? रोलिंग फ्रिक्शन की एक बड़ी खूबसूरती और भी है कि रोल में होता यूं है कि फर्ज करें कुछ जो भी टायर है, फर्ज करेंगे टायर है या कोई भी रोलर है, जब आप जमीन के साथ टच होता है तो वो एक्शन और रिएक्शन पे काम कर रहा होता है। वो एक्शन करके जमीन को पीछे करता है और रिएक्शन में वो खुद आगे चला जाता है। जैसे आप वॉक कर रहे हैं, एक्शन करके आप जमीन को पीछे करते हैं और रिएक्शन में आगे चले जाते हैं। सो एक्चुअली रोलिंग में एक और बड़ा अहम चीज है, वो है बॉडी का एक्शन और रिएक्शन पे आगे चलना। यानी एक्शन उस पे किया, जमीन पे किया और जमीन को पीछे छोड़ा और रिएक्शन के तौर पे खुद आगे चला गया। तो ये आसान है। जबकि अगर ये लॉक होंगी फिर एक्शन रिएक्शन का रूल नहीं अप्लाई होता, तो नतीजा आपको जब गाड़ी को या किसी भी बॉडी को धक्का लगाते हैं वो रप्चर करके चलती है, उस सरफेस रगड़ के चलती है और रगड़ के जब चलेगी तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स आई होगी, क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट की आपस में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो उसको इतनी आसानी से चलने नहीं देती। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बगैर रोलर के होगा तो वेरी डिफिकल्ट टू ड्रैग इट। इमेजिन करें आपकी गाड़ी है, उसको इतनी आसानी से बगैर टायरों के अगर चलाया जाए तो नहीं चलाया जा सकेगा, लेकिन टायर लगा के भी अगर लॉक हो जाए फिर भी मुश्किल है। उसके लिए आपको जो फोर्स लगेगी वो एक्चुअली टायर की पूरी सरफेस रप्चर होकर चलेगी, वो हर जो रोड के ऑब्जेक्ट है उनको ड्रैग करके चलेगी, तो मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर ये अनलॉक होता है यानी ब्रेक ना लगी हो, तो फिर आपका सबसे आसान क्या होता है कि एक्चुअली आपकी बॉडी एक्शन रिएक्शन पे चल रही होती है। एक्शन में वो पकड़ के जमीन को पीछे करती है और रिएक्शन में वो आगे चली जाती है, और यूं आपकी कम फ्रिक्शन के साथ एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है और आप इजीली बहुत सारी ट्रांसपोर्ट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को मुंतकिल कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि फ्लूइड क्या चीज है। फ्लूइड स्टूडेंट्स कहते हैं लिक्विड और गैस को, प्लाज्मा भी हो सकता है किसी हद तक। हर वो चीज जो फ्लो करती है फ्लूइड कहलाती है। आपके सॉलिड बॉडीज फ्लो नहीं करती हैं, क्योंकि सॉलिड बॉडीज में एक्चुअली आपके तमाम एटम्स बड़े क्लोजली पैक्ड होते और उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग।
सो दे डोंट फ्लो। आपने देखा होगा, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि एक लकड़ी जो है वो फ्लो कर रही है। लकड़ी पानी के ऊपर फ्लो करके जा रही है, लेकिन खुद लकड़ी के पार्ट्स अलग हो गए, इधर उधर बिखरते हुए जाते हुए नहीं देख रहे। ऐसा कभी नहीं होता, वो बाउंड होती है, उसकी खास शक्ल होती है। लेकिन अगर उसके बरक्स, ये आपका था सॉलिड, लेकिन उसके बरक्स अगर आप कभी लिक्विड को गौर से देखें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बेहंगम से हर जगह पर मौजूद होते हैं। सो कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। और गैस में तो ये बहुत ही ज्यादा, इसमें जो है, जो इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये लिक्विड है हमारे पास। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है हमारा फ्लूइड। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोगों ने सॉलिड की फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे आपने देखा कि एक बॉक्स को आप ड्रैग कर रहे हैं किसी भी सरफेस पर, उसको अच्छी खासी फ्रिक्शन मिल रही है, बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विड और गैस में भी आप किसी चीज को फ्लो करेंगे तो आपको अच्छी खासी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर एक बोट जो है, बोट वो किसी भी आपकी पानी में अगर तैरती भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, डेफिनेटली वाटर में उसको फ्रिक्शन पैदा हो रही है और वो उस फ्रिक्शन के ज़रिए असर आ रही है। इसी तरह फ्लूइड में चूंकि गैस भी है, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप, जैसे गाड़ी में बैठे हुए आप जरा इमेजिन करें, गाड़ी में बैठे और आप एक हाथ गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चलनी शुरू होती है, आपको फील होता है कि एयर जो है वो आपके हाथ को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है। तो जितना जितना आप गाड़ी को तेज चला रहे हैं, उतना जो है एयर भी आपको पीछे की तरफ पुश करती दिखा रही है। आप कभी अंदाजा लगाएं, अगर गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो और एकदम आप हाथ बाहर निकालें तो एकदम यू विल फील अ जर्क कि आपका जो हाथ है वो काफी ज्यादा पीछे जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। जितने एक्शन से गाड़ी आपकी जा रही होगी और आप हाथ बाहर निकालते हैं तो रिएक्शन फोर्स भी इतनी ज्यादा ही स्ट्रांग होगी। सो स्पीड हाई हुई तो वो फ्रिक्शन भी हमारे पास बढ़ गई। किसकी? फ्लूइड की फ्रिक्शन बढ़ गई। तो फ्लूइड की फ्रिक्शन एक्चुअली हमारी डिपेंड होती है स्पीड पर और भी ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड होती है। स्टूडेंट्स, एक बड़ा मशहूर लॉ था, मैं यहाँ लॉ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर है। एक स्टोक्स साहब थे, उन्होंने एक लॉ दिया था कि F is equal to 6 pi eta RV। अगर एक बॉडी, ये लेट्स से ये बॉडी है, ये एयर है, एयर में मूव कर रही है बॉडी, ये बॉडी मूव कर रही है, ये सॉलिड है, ये जब एयर में मूव कर रही है, सॉलिड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जितनी इसकी स्पीड तेज होगी उतनी ही एयर उसको दोबारा ज्यादा ड्रैग कर रही होगी। यानी इस फोर्स को, जो रिटार्डिंग फोर्स होती है, इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। FD से जाहिर किया था, ड्रैग फोर्स। तो स्टोक्स ने बताया था कि ये ड्रैग फोर्स जो है ये 6 पाई ईटा RV के इक्वल होती है। व्हाट आर दीज? ये ड्रैग फोर्स डिपेंडेंट होती है हमारी ईटा पे। ईटा कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैं भी यहाँ नहीं समझा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा। विस्कोसिटी एक्चुअली कहा जाता है कि जिस फ्लूइड में उसको लेके जाया जा रहा है, उस फ्लूइड की अपने एटम्स के अंदर कितनी फ्रिक्शन है। जैसे हनी के अंदर बहुत फ्रिक्शन होती है, लेकिन आप वाटर के अंदर फ्रिक्शन नहीं होती। आप देखें, एक मक्खी है, जब अगर वो किसी हनी में गिर जाए तो वो नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके जो थिकर ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसको ऊपर नीचे जाने नहीं देते। उनकी अपनी इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है हनी के अपने मॉलिक्यूल्स की। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही पानी में गिर जाए तो बॉटम तक, या चाय में गिर जाए बॉटम तक शायद पहुंच जाए। तो डिपेंड करता है कि एक्चुअली फ्लूइड कैसा है, तो इस पे डिपेंड होती है। तो जितना आपका विस्कस ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। दूसरा, आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो R पे, यानी ऑब्जेक्ट के रेडियस पर। अगर एक ऑब्जेक्ट गोल जा रहा है तो उसके रेडियस पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी
ज्यादा फोर्स लगेगी। यानी अगर आप एक बॉल, बड़ा सा बॉल जो है वो जमीन पे फेंकते हैं तो हवा उसको ज्यादा पुश करेगी, लेकिन अगर आप एक छोटा सा बॉल फेंकते हैं सेम नोयत का, यानी अगर ये रबर का है ये भी रबर का, तो आपका एयर जो है ना ड्रैग उस पर कम लगाएगी, इस पे ज्यादा लगाइए, क्योंकि उसको हर जगह पे ड्रैग लगाना पड़ेगा। एरिया बड़ा हो गया ना, उसका एरिया बड़ा हो गया, रेडियस भी बड़ा हो गया, तो जितना एरिया बढ़ा तो हर पॉइंट पे फ्रिक्शन लगने से अच्छी खासी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। थर्ड बात, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड होती है। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी। अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे ही आप हाथ बाहर निकालते हैं तो आप देखें गाड़ी की स्पीड बिल्डअप होती है, तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की उतनी अपोजिट साइड पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी, सो फ्रिक्शन का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड फ्रिक्शन इन तीन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती है, यानी साइज पे डिपेंड होती है, स्पीड पे डिपेंड होती है, और जिस मीडियम में वो जा रही है, यानी जो मीडियम है आपका फ्लूइड का, उसकी विस्कोसिटी यानी कितना उसकी अपने इंटरनल फ्रिक्शन है उसमें ज्यादा डिपेंड होती है। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी कि जो ड्रैग फोर्स है ये एक होती थी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती थी रेडियस पर, ये होती थी आपकी स्पीड पर, ये होती थी आपकी विस्कोसिटी पर, यानी एक्चुअली साइज पे होती थी। ऑब्जेक्ट का साइज शेप क्या है, साइज शेप रेडियस से डिपेंड होता है। वेलोसिटी पे स्पीड क्या है, स्पीड पे डिपेंड होती है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। और नेचर ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी इसको नेचर ऑफ मीडियम भी कहते हैं, विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल करता है, लेट्स से एक पैराशूट ऊपर से नीचे आ रहा है, पैराशूट यानी एक पैराट्रूपर एक पैराशूट के जरिए नीचे आ रहा है, तो शुरू में जब वो गिरता है ना तो अपने वजन की वजह से उसकी अच्छी खासी एकदम एक जर्क पैदा होता है, अच्छी खासी स्पीड है। और आपको पता है कि हर सेकंड में टाइम में जो स्पीड में इजाफा होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, यानी जो चेंज होती है स्पीड इतनी चेंज होती है। तो ये चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इसी से निकाली गई थी, तो ये एकदम यानी अगर पहले में 0 है, 1 सेकंड बाद स्पीड नियरली 10 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 20 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, ये देखिए स्पीड बढ़ी, आपके यानी नीचे से ड्रैग फोर्स भी बढ़नी शुरू, वो ड्रैग फोर्स अब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया उसको रोकने की कोशिश करेगी। सो जितना ये तेज होगा ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। सो एक पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट आ गया जब आपकी बॉडी की जो ड्रैग फोर्स है ये वेट के इक्वल होगी, यानी जितनी फोर्स ये लगा रही है यानी आपकी एयर लगा रही है उतना ही वजन उसका ज्यादा है, दोनों बराबर हो गए। तो इस पॉइंट पे आके जब ड्रैग फोर्स और यानी वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएं तो नेट फोर्स 0 हो जाती है, नेट फोर्स 0 होगी। तो हमने इक्विलिब्रियम के लॉ में पढ़ा था जब नेट फोर्स 0 हो जाए तो आपका एक्सेलरेशन बॉडी का 0 हो जाता है, बॉडी एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो बॉडी इस पॉइंट पे जो स्पीड हासिल कर लेती है इसको टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो इसी स्पीड से फिर ये नीचे आती है, फिर इसकी स्पीड में इजाफा नहीं होता, फिर वो उसी स्पीड से, आपने देखा होगा पैराशूट वाले एक ही स्पीड से बड़े आराम से आ रहे होते हैं। पैराशूट का रेडियस बड़ा हो जाता है, रेडियस बड़ा होने से ड्रैग फोर्स ज्यादा लगती है नीचे से, ये बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट इस पोजीशन को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 और फोर्स हमारे पास नेट फोर्स भी 0। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल डिसिपेशन, के फ्रिक्शन से जो आपकी जो फ्रिक्शन डिसिपेट हो जाती है यानी मुंतशर हो जाती है वो क्या चीज है। स्टूडेंट्स, कभी आप अपने हाथ को रब करें, आप देखते हैं कि जब आप रब करते हैं तो आपके दोनों हाथों के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा हो रही है, ये देखें फ्रिक्शन पैदा हो रही है और आपको फील होगा कि आपके हाथ गर्म होने शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ फ्रिक्शन से जो रिटार्डिंग फोर्स एक दूसरे के ऊपर प्रोड्यूस हुई यानी फ्रिक्शन जिसको कहा गया, उस फ्रिक्शन से क्या हुआ
कि एक एनर्जी जो थी, जो काइनेटिक एनर्जी आपके हाथों की थी, वो दूसरी एनर्जी में शिफ्ट होगी, और वो दूसरी कौन सी थी? हीट एनर्जी में शिफ्ट होगी। सो आपकी फ्रिक्शन आमतौर पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपकी एनर्जियों को कन्वर्ट कर देती है। जैसे हीट एनर्जी में ले जाएगी, टेम्परेचर को राइज कर देगी, और फ्रिक्शन से और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपकी बॉडी, फर्ज करें ये एक बॉडी है, आप इसको ड्रैग करके लेके जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन अपोजिट साइड पे रोल प्ले करती है। बॉडी आपकी यहाँ मूव कर रही है, तो वो क्या करेगी? वो इसके अंदर वियर एंड टियर लेकर आएगी, यानी इन ऑब्जेक्ट्स को घिसा देगी, ठीक है, और वो घिस जाएंगे। तो फ्रिक्शन डिसिपेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमारे पास हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपने अक्सर औकात देखा होगा शूटिंग स्टार्स, आमतौर पे अक्सर औकात आपको एक ऐसे तारे नजर आ रहे होते हैं जैसे टूटा हुआ कोई तारा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। ये क्या होता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब कोई भी आपका एक छोटा सा किसी चट्टान का टुकड़ा किसी आउटर स्पेस से जमीन पर आ जाए, तो वो जैसे जमीन की फजा में आता है, तो जमीन की फजा से वो फ्रिक्शन खाता है, और जब वो उससे फ्रिक्शन खाता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आमतौर पे इनमें ऐसे भी होते हैं जो कि बर्फ के गोले होते हैं, बहुत बड़े ठंडे, क्योंकि आउटर स्पेस से आते हैं, सो दे आर एक्चुअली वेरी कोल्ड, क्योंकि उनमें हीट नहीं होती। तो जैसे जमीन की सरफेस पर दाखिल होते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, तो एयर के साथ उनको फ्रिक्शन मिलती है। जब उनको एयर के साथ फ्रिक्शन मिलेगी, उनमें हीट पैदा होगी, और हीट से उनके अंदर रोशनी पैदा होगी, एक्साइट हो जाएंगे उनके मॉलिक्यूल्स, और आपको दिखाई देता है कि उनमें चमकदार रोशनी पैदा होगी। दिस इज जस्ट बिकॉज दे आर गोइंग इन अ atmosphere with a very massive speed, and that retarding force of the atmosphere is creating some friction, and that friction is actually creating heat in it, और temperature is rising, temperature भी rise कर रहा है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली डिसिपेट करती है या तो हीट में या किसी और चीज में पैदा करती है। तो ये है जी स्टूडेंट्स आज का हमारा सारा। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अंजुम मजीद ख्वाजा आपसे इजाज़त चाहता है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।